एक बॉडीगार्ड ने आरोही की कंडीशन को देख आकर उस आदमी से कहा, मालिक, वो बेहोश हैं। तभी उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, इसलिए इन सब की परवाह ना करें और इसे हमारे साथ घर ले चलें। जी मालिक, बॉडीगार्ड ने कहा, और उसने आरोही को एक बड़ी सी लग्जरी कार में लिटाया। हमारे लिए दरवाजा खोलो। उनके इतना कहने पर ड्राइवर दौड़ कर आया और उसने दरवाजा खोला। ड्राइवर ने जब देखा कि उसका मालिक कार के अंदर बैठ गया है और सामने सड़क पर विनोद की वो टूटी हुई कार खड़ी थी और उसी के सामने विनोद की बॉडी पड़ी थी जिसके शरीर से अभी भी खून बहना बंद नहीं हुआ था, उस ड्राइवर को नहीं पता था कि विनोद जिंदा है या मर गया। बस उसने डरते हुए कहा, मालिक, गाड़ी को हम वापस कैसे लें? तभी उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? सामने जो भी कचरा पड़ा है उसकी परवाह मत करो और आगे चलो। अपने मालिक की बात सुनकर ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया, मगर उसे उनका ऑर्डर मानना ही ना, इसीलिए वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद की और स्पीड में कार को ड्राइव किया। ड्राइवर ने कार के आगे निकल जाने पर देखा कि उसने विनोद के ऊपर कार नहीं चढ़ाई थी। ये देखकर उसने एक राहत की सांस ली। वहीं उन सभी गाड़ियों के काफिले के जाने के बाद रूबी डरते हुए कार से निकल सड़क पर आई और उसने विनोद को देखा। वो जल्दी से भाग कार से आरोही के दुपट्टे को उठाकर ले आई और फिर उसे विनोद के सिर पर बांधने लगी और जल्दी से कार से विनोद का फोन निकाला और सबसे पहले कामिनी का नंबर डायल किया, मगर कामिनी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फिर भी कामिनी के ही उसके दूसरे नंबर पर ट्राई किया, मगर वो नंबर भी बिजी आ रहा था। वो बार बार काफी देर तक उसे ही कॉल करती रही, क्योंकि कामिनी ने कहा था कि उनके प्लान में कोई भी गड़बड़ हो तो वो सिर्फ उसे ही कॉल करे। मगर रूबी को नहीं पता था कि कामिनी ने उनके खिलाफ क्या चाल चली है, क्योंकि उसने उन दोनों का नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था ताकि ठीक होने पर वरुण को उस पर कोई शक न हो। वहाँ कामिनी को भी नहीं पता था कि आरोही अब विनोद के साथ नहीं है, बल्कि उसे कोई और ही ले गया है। वो बस आरोही के अपनी जिंदगी से जाने के सपने सजा रही थी और वहाँ उसके फोन न उठाने पर रूबी ने अपनी दोस्त ईशा को कॉल किया, मगर वो जानती थी कि उसकी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है, साथ ही उसकी फैमिली इस तरह के मैटर में भी नहीं पड़ेगी। आखिर में हारकर रूबी को एम्बुलेंस और पुलिस को ही कॉल करना पड़ा। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक घबराहट के कारण ही रूबी बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में जब रूबी की आंख खुली तो उसके साथ उसके सभी दोस्त थे, शिवाय कामिनी को छोड़कर। ये देखकर उसे काफी बुरा लगा। तभी उसके एक दोस्त ने उसके पास आकर कहा, रूबी, वो हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, मगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम पैनिक नहीं करोगी। रूबी ने उस दोस्त का हाथ झड़क कर कहा, मुझे विनोद भैया से मिलना है। तभी ईशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा भाई मर चुका है रूबी। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। विनोद को कुछ नहीं हो सकता। वो कैसे मर सकता है? रूबी ने बेयकीनी के साथ कहा, ये सच है। विनोद को हॉस्पिटल पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मगर रूबी, ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? किसने तुम लोगों पर हमला किया था? उसके सवाल पर रूबी खामोश रही, क्योंकि ईशा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि विनोद और रूबी ने मिलकर आरोही को किडनैप किया था। अगर वो बताती तो वो खुद ही फंस जाती। इसीलिए अब वो अंदर ही अंदर विनोद की मौत के लिए खुद को कोस सकती थी। अपने भाई को याद कर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके दोस्तों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, मगर वो रोते रोते बेसुध सी होकर बिस्तर पर गिर गई। ईशा ने उसे संभाला। तभी रूबी ने उससे पूछा, कामिनी कहाँ है? ईशा ने जवाब दिया, पता नहीं, हमने उसे इन्फॉर्म किया है, मगर वो अभी तक यहाँ आई नहीं है। ये सुनकर रूबी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन में कहा, काश काश मैं उस पर इतना विश्वास न करती और बार बार उसी को कॉल करके टाइम वेस्ट न करती, तो शायद वो पहले ही किसी और को बुला लेती और विनोद नहीं मरता। शायद वो कामिनी ही थी जिसने ये सब प्लान बनाया। उसने हम दोनों का इस्तेमाल करके आरोही को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। पहले मुझे कामिनी पर शक था,
मगर आज यकीन हो गया है कि कामिनी वरुण के पीछे मेरी तरह पागल है, मगर मुझसे चालाक। उसने हमेशा मुझे कहा कि मैं ही वरुण की पत्नी बनने लायक हूँ, जबकि उस समय उसके दिमाग में कुछ और ही चलता जिसकी मुझे कोई भनक नहीं थी। और आज मैं अपनी इसी बेवकूफी की वजह से बर्बाद हो चुकी हूँ। मगर कामिनी, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि विनोद की मौत का बदला तुमसे ना ले सकूं। रूबी ये सब सोच तो रही थी, मगर कामिनी ने उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था। विनोद के बिना वो कुछ नहीं थी। रूबी की फैमिली ऐसी थी कि वो विनोद को खोने के बाद रूबी को चैन से जीने ही नहीं देते, जिससे उसे कामिनी से बदला लेने का भी मौका नहीं मिलता। तभी ईशा ने कहा, रूबी, क्या तुम एक आखिरी बार अपने भाई के देखना नहीं चाहोगी? उसकी बात सुन रूबी ने रोते हुए ईशा के कपड़े पकड़े और कहा, मुझे विनोद के पास ले चलो। विनोद, विनोद। ईशा और उसके दोस्तों ने उसे संभाला और वो उनकी मदद से उस वार्ड से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसकी माँ ने आकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। रूबी ने अपने गाल पर हाथ रखा। वो ये सोचकर ही कांप गई कि कहीं उसकी माँ को पता चला कि विनोद की जान उसकी वजह से गई है तो उसका क्या होगा। रूबी ने अपने गाल पर हाथ रखे हुए ही डरते हुए अपनी माँ से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, विनोद मेरा भी भाई था और मैंने क्या किया है? तभी उसकी माँ ने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो। रूबी, बचपन से ही विनोद तेरी हर गलत मांग को पूरा करता आया था, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। रूबी ने झूठ बोलते हुए कहा, लेकिन माँ, इस बार मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मुझे भी भाई की मौत का दुख है। तुझे उसकी मौत का दुख है? ये कहकर रूबी की माँ ने उसके बाल पकड़े और आगे कहा, मुझे तुम्हारी ही उस दोस्त कामिनी ने बताया दिया है कि तुम कॉलेज में आरोही नाम की लड़की को नापसंद करती थी और तुमने विनोद के साथ मिलकर उसे किडनैप किया। अब बताओ, क्या ये झूठ है? विनोद ने तुम्हारा साथ दिया, पर उसे उसका क्या सिला मिला? आज उसकी जान चली सिर्फ तेरी वजह से। आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं है, निकल जा यहाँ से। विनोद के पापा, इस लड़की से कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। इतना कह विनोद की माँ नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें देख रूबी खुद से कहने लगी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी कामिनी। वहीं दूसरी तरफ आरोही को जब होश आया तो वो एक कमरे के बिस्तर पर थी। उसने उठकर सबसे पहले अपने चेहरे पर हाथ रखा। वो उठकर खड़ी हुई और उस कमरे को देखने लगी। कमरे को देखकर लग रहा था कि वो कमरा किसी लड़की का था। वो कमरे में लगे एक शीशे के सामने गई और उसने धीरे धीरे अपने साथ बीती बातों को याद किया। उसे वहीं तक याद था कि वो कामिनी और रूबी से बात कर रही थी। तभी पीछे से आकर किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अपनी स्किन में लगे कांच के टुकड़ों को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसका कोई कार एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से ये कांच उसे लगा और शायद किसी ने उसे बचाया है, तभी वो इस कमरे में है। जिसने उसे बचाया था वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए वो कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज में आने लगी। उसने पहले एक लड़की की आवाज सुनी जो किसी आदमी से कह रही थी, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से मेरी जिंदगी में आए और मैं अपनी पुराने दर्द को याद करूं। इसके बाद एक आदमी की आवाज आई, आप हमारी इकलौती बेटी और हम आपकी एक एक पल की खबर रखते हैं और ये भी जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप आज तक उसे नहीं भूली हैं। वो शादी कर चुका है, मगर आपका क्या? लड़की ने कहा, पिताजी, ठीक है ना कि उसने शादी की, उसने मूव ऑन किया। मुझे ये जानकर खुशी है कि उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। कहकर उस लड़की की आंखों में आंसू थे, जिसके इशारे पर अभी अभी विनोद की बेरहमी से जान ली गई थी, जिसका नाम आरंभ पारीक था। वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख कमजोर पड़ गया। उसने नीचे बैठकर अपनी बेटी के हाथ पर हाथ रखा। लड़की ने कहा, पिताजी, शायद हम दोनों की जिंदगी में यही दर्द लिखा था। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं लकीरों को बदलना जानता हूँ आपके लिए। मैं दुनिया की हर चीज ला सकता हूँ जो आपको खुशी दे, और जो चीज आपको ना मिले उसे मैं तबाह कर सकता हूँ। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो लड़की ने कहा। आरंभ जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, शायद आपको पता नहीं है,
मगर हमने अद्विजय से एक वादा लिया था कि वो आपसे तभी मिल सकते हैं एल जब वो मेरी पसंद की एक लड़की से शादी करें। ये सुनकर लड़की हैरान भी हुई और कंफ्यूज भी हो गई। उसने कहा, आपकी पसंद की लड़की से अद्विजय ने शादी की है, मगर आपने ऐसा क्यों किया? लड़की के पिता आरंभ जी ने कहा, इसकी पूरी वजह मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर बता सकता हूँ कि उस लड़की से अद्विजय का शादी करना जरूरी था, और जब वो लड़की माँ बनने वाली होगी तो उस बच्चे की माँ आप कहलाओगी, क्योंकि अद्विजय ने हमसे वादा किया है कि वो उस लड़की का बच्चा होते ही उसे छोड़ देगा और आपसे शादी कर लेगा। फिर आपके पास सब कुछ होगा, एक प्यार, परिवार भी और बच्चा भी। पिताजी, आप एक लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और अद्विजय, वो कैसे इस सब के लिए मान गए? उस लड़की ने कहा, आपने इतनी दुनिया नहीं देखी है। अगर आपको खुश रहना है तो जो खुशियां आपकी किस्मत में नहीं है, आपको वो खुशियां दूसरों से छीननी होंगी। ये दुनिया इस तरह ही चलती है। आरंभ जी ने कहा। अपने पिता की बातों को सुनकर उस लड़की ने अपनी व्हील चेयर को धक्का दिया और कहा, पिताजी, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं इस लड़की को आजाद करूंगी। आरंभ जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे रोकने के लिए कहा, आज तक मैंने आपको कोई भी काम करने से मना नहीं किया है, लेकिन आज हम आपको रोक कर रहूंगा। आप उस लड़की को यहाँ से नहीं ले जाएंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार डॉक्टर यहाँ आए और देखे कि ये माँ बनने वाली है कि नहीं। हम चाहते हैं कि माँ बनने तक ये लड़की यहीं रहे और आप अपने बच्चे को महसूस कर पाए। उस लड़की ने ऐसे में हंसते हुए कहा, मेरा बच्चा? पिताजी, आप सचमुच पागल हो गए हैं। आखिर क्यों आप एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं? क्या उस लड़की से आपकी कोई दुश्मनी है? आरंभ जी ने कहा, ऐसा ही कुछ समझ लो। उस लड़की ने कहा, मगर ऐसा क्या है? मैं जानना चाहती हूँ पिताजी। आरंभ जी ने उठकर उस लड़की से अपना मुंह फेरा और कहा, अब बस, बहुत हुआ। आप अपने कमरे में जाइए और हम डॉक्टर को बुलाते हैं, ताकि डॉक्टर इस लड़की को चेक करके बता सके कि ये माँ बन भी सकती है या नहीं। आरंभ जी ने सख्त आवाज में कहा, जो मन आए वो कीजिए, मगर उस लड़की को कुछ हुआ तो ना हम आपको माफ करेंगे, ना अद्विजय को। कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आरंभ जी ने अपॉइंट की गई फीमेल डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जब उस कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई तो आरंभ जी ने उस रूम का दरवाजा खोला। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कमरे में कहीं भी आरोही उन्हें नजर नहीं आई। डॉक्टर से उन्होंने कहा, कमरे में कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे सामने ही उसे यहाँ लाया गया था। डॉक्टर ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं छुपी होगी। उनके कहने पर डॉक्टर ने हर तरफ देखा। उस कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, बस एक छोटा सा रोशनदान था जिसके आसपास कुछ भी सामान नहीं था जिससे कि आरोही चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सके। इसीलिए वो डॉक्टर कंफ्यूज थी। वो जब उस रोशनदान की ओर देख रही थी तो आरंभ जी ने कहा, क्या देख रही हैं आप? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, आरंभ जी, हमें लगता है वो लड़की रोशनदान से भाग गई। आरंभ जी गुस्से में थे और डॉक्टर की बेसर पैर की बात सुनते ही उन्होंने चिल्लाते कहा, क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने देखा है कि वो कितना छोटा रोशनदान है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मदद से वो लड़की यहाँ से निकल सके। डॉक्टर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मगर वो लड़की रूम में नहीं है तो इसका यही मतलब बनता है कि वो लड़की यहाँ से भागी है। मैं उस आरोही को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। कहकर आरंभ जी उस कमरे से निकले और घर के सभी नौकरों को आरोही को ढूंढने का आदेश दिया। वहीं जब उस लड़की ने घर में हो रहे शोर को सुना और ये सुना कि वो लड़की भाग गई है तो उसने एक राहत की सांस ली। अपने बेडरूम में जाकर उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाया और वो शीशे के सामने जाकर हंसते हुए व्हील चेयर से उठी। आरोही आरोही आरोही, बेवकूफ आरोही, तो आज तुम्हारा सिया से सामना हो ही गया। ओह सॉरी, सिया सहगल से। ये कहकर वो हंसने लगी। वो शिया थी। अद्विजय ने जब उस पर गोली चलाई थी तो वो बच गई थी और ठीक होने के बाद सिया सहगल के मास्क लगाकर सहगल परिवार में शामिल हो गई। सहगल परिवार के सामने उसने अच्छी बनने का नाटक किया और जब आज आरंभ जी आरोही को किडनैप करके लाए तो उसने खुद आरोही को भगाया, मगर इससे पहले उसने अपने एक आदमी को आरंभ जी बनाकर वो बातें की जिसमें उस बहरूपिया ने अद्विजय और आरोही के बच्चे का जिक्र किया।
सिया आरोही के जहन में अद्विजय के लिए जहर भरना चाहती थी और शायद वो अब ऐसा कर भी चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही आरंभ उनके घर से भागकर जंगल में दौड़ने लगी। वो जब उस कमरे में थी तो वो उन दोनों बाप बेटी की बातें सुन पा रही थी, मगर जब उन्होंने अद्विजय का नाम लिया तब तक आरोही भाग चुकी थी। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसको उन सबको सोचने के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं था। वो अपने कपड़ों को संभालते हुए जंगल में भागे जा रही थी। उस लड़की का वो घर बहुत ही आलीशान था, मगर वो जंगल में बीचों बीच बना हुआ था, जिस वजह से वहाँ सड़क पर भी मुश्किल से कोई गाड़ी आती जाती थी। हालांकि जंगल से आसान के रास्ते भटकने से अच्छा आरोही सड़क पर आ सकती थी, मगर उसे डर था कि उसे कोई ना कोई सड़क पर पकड़ लेगा, क्योंकि उसे पता था कि आरंभ जी को अब तक तो उसके भागने के बारे में पता चल चुका था। इसलिए उसके पास जंगल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में उसे जंगल में जानवरों की डरावनी आवाजें उसे सुनाई देने लगी, मगर फिर भी वो बिना डरे भागती रही। आखिर में वो थककर नीचे बैठ गई। तभी एक हाथ उसके पास आया और उसने उसे पानी की बोतल दी। आरोही की आंखें इतनी भारी हो रही थीं कि उसने देखा तक नहीं कि वो कौन था। बस उसने पानी लिया और उसे पिया। आरोही ने बस उस शख्स के पैरों को देखा। उस शख्स ने धोती बांधी हुई थी। ये देखकर आरोही की आंखें चमक गई। उसने सोचा कि धोती तो केवल अद्विजय ही पहनता है और वो इतने दिनों से अद्विजय से मिली भी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि अद्विजय उसे लेने आया था। इसलिए वो उठी और उसने कहा, अद्विजय। उसकी बात सुन सामने खड़े शख्स ने कहा, ये अद्विजय कौन है? ये आवाज सुनकर आरोही पीछे हटने लगी। उसके सामने खड़े वरुण ने आरोही को पीछे हटते देखा तो उसने उसे पकड़ा। आरोही ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसने पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। वहीं एक आलीशान विला में आरोही एक आरामदायक कमरे के अंदर बिस्तर पर बेसुध होकर लेटी हुई थी। एक क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा बाहर से किसी ने खोला। वो वरुण था, जिसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो ठीक हो चुका था, मगर जब कभी मृत्युंजय हॉस्पिटल आता वो बीमार होने का नाटक करता ताकि मृत्युंजय उसे अपनी किडनी देने के लिए मान जाए, और जब उसका ऑपरेशन हो तभी डॉक्टर्स कुछ ऐसा करे जिससे मृत्युंजय मर जाए और इस तरह के मर्डर पर किसी का शक भी ना जाए। वरुण को कोई परवाह नहीं थी कि मृत्युंजय उसे कितना प्यार करता है। उसे तो सिर्फ पैसा और पावर से मतलब था। नींद में आरोही ने अपने होंठ को काटते हुए मुलायम तकिए को अपनी तरफ से गले लगा लिया और बोली, हबी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कुछ सेकंड के बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और बंद हो गया। वरुण उस कमरे के अंदर आया था। उसने एक नजर सोती हुई आरोही पर डाली, फिर वो कमरे की बालकनी की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट बाद बालकनी के किनारे लगे पर्दे धीरे धीरे हवा के कारण खुल गए। सर्दियों में आधी रात के समय वरुण बालों से पसीना टपक रहा था। वो काफी लंबे समय से आरोही के जागने का इंतजार कर रहा था, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। उसके सामने आज तक न जाने कितनी लड़कियां पेश की, लेकिन उसने उन सभी लड़कियों को केवल घृणा की नजरों से देखा और उनका इस्तेमाल करने के बाद उसने उन सभी को बेरहमी तबाह कर दिया। उसके लिए लड़कियां बस आदमियों की भूख मिटाने के लिए बनाई गई थीं, जिनमें उसके अकॉर्डिंग दिमाग ही नहीं होता था। मगर जब से उसने आरोही को देखा था, तब से उसके अंदर उसे बार बार देखने की इच्छा जागने लगी थी। उसे नहीं पता था कि ये किस तरह का एहसास था, क्यों वो खुद को आरोही की ओर झुकता महसूस कर रहा था। मगर जो भी हो, आज आखिर आरोही उसके हाथों आ ही गई। आज सुबह ही कामिनी ने उससे कॉलेज जाने से पहले कहा था कि वो आरोही को उसके पास लेकर ही आएगी। उसके कॉलेज से आने तक वरुण बस बेचैनी से कामिनी और आरोही का इंतजार कर रहा था। मगर जब उसने कामिनी के झूठ को सुना तो उसके हाथों निराशा ही लगी। वो कामिनी से विनोद के बारे में पूछकर आरोही को ढूंढने निकल गया था और आखिर में वो जंगल में आरोही से मिल ही गया और अब आरोही उसके सामने थी। ये सोचकर उसे एक अलग सी खुशी का एहसास हो रहा था। उसने पलटकर देखा तो मंद रोशनी में आरोही का सुंदर चेहरा चमक रहा था। वो अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी, मगर वरुण उसे जगाना चाहता था और उससे काफी सारी बातें करना चाहता था। तभी आरोही की हल्की आवाज सुन उसके कान खड़े हो गए। वो बिस्तर पर आरोही अचानक फिर से लुढ़क गई। वो ठंड से कांप रही थी।
उसके हाथों ने कुछ महसूस करने की कोशिश की और वो जल्दी से कंबल को अपने शरीर के चारों ओर लपेटने में कामयाब रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमी आवाज कहा, अद्विजय, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। इससे पहले कि वरुण और कुछ सोच पाता, उसने बाहर से एक हंगामे की आवाज सुनी। ये सुनकर ही बाहर कौन है? उसने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ लीं और अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। वरुण, बेबी दरवाजा खोलो, देखो ये नौकर मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है, इससे कहो कि ये मुझे छोड़े। बाहर से कामिनी ने कहा। उसके हाथों को वरुण के एक नौकर ने पकड़ा हुआ था। कामिनी उससे छूटने की कोशिश करते हुए उस नौकर को जलती हुई आंखों से देख रही थी। दरअसल वरुण ने ही उसे नौकर को ऑर्डर दिया था कि अगर कामिनी उस रूम में आना चाहे तो वो बाहर ही उसे रोक ले। अंदर ही अंदर कामिनी को भी ये बात पता थी कि वो नौकर वरुण का ऑर्डर ही फॉलो कर रहा था, मगर फिर भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वरुण को आरोही मिल ही गई। आखिर में वो हार कर वहां से चली गई। उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुन वरुण मुस्कुराया और वो बिस्तर के पास लौट आया। उसने सोई हुई आरोही की ओर देखा, जो तकिए को गले से लगाए हुए और उस पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बड़बड़ाई, आपने फिर से मुझे धोखा दिया क्यों? उसकी बात सुनकर वरुण क्यूरियस हो गया। वो मुस्कुराया और जाकर सोफे पर बैठ गया। पूरी रात वो वहां बैठा शराब पीते पीते आरोही के जागने का इंतजार करता रहा। अगली सुबह जब आरोही की आंखें खुली तो उसने आज एक अलग ही खुशबू को अपने चारों ओर महसूस किया। वो अद्विजय की खुशबू को अच्छे से जानती थी। जब भी वो अपनी आंखें खोलती तो उसे अद्विजय के उस परफ्यूम की खुशबू महसूस होती थी, मगर आज उसे जो अनजाना एहसास हुआ उसकी वजह से वो अचानक से उठकर बैठ गई। उसने उबासी लेते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? शुक्र है आखिर तू अब जागी तो, मगर सच कहूँ तो पूरी रात थारी खूबसूरती को देखते देखते कब गुजर गई हो पतो ही ना चलो। बनाने वाले ने थारे को बनाने में बड़ी मेहनत की है। आरोही ने इस आवाज को सुन अपनी नजरें रूम के कोने में रखे सोफे की ओर की, जिस पर वरुण व्हाइट पेंट ब्लैक शर्ट और आंखों पर गॉगल्स लगाए बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान देखकर आरोही डर गई। तुम तो वही हो ना? तुम ठीक कैसे हुए? क्या किया है तुमने मेरे साथ? इतना कहकर आरोही बिस्तर से खड़ी हो गई और उसने अपने कपड़ों को देखा। जब उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़े वैसे के वैसे ही हैं और उसे कुछ नहीं हुआ है, तो उसने मन ही मन एक गहरी सांस ली। वो वरुण को पूरी तरह से इग्नोर करके दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी वरुण ने कहा, रुक छोरी जे। वरुण के रोकने पर आरोही रुक गई। तभी रूम का दरवाजा खुला और कामिनी एक शॉर्ट नाइट ड्रेस की पहनकर कमरे के अंदर आई। उसने हाथ में एक ट्रे ली हुई थी जिसमें सिर्फ 2 ही कप कॉफी थी। वो चलकर वरुण के पास आई और उसने सोफे के साइड में रखी टेबल पर कॉफी के कप रखे और वरुण की गोद में जाकर बैठ गई। उसने वरुण के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, बेबी, क्या तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगे? वरुण ने उसके मुंह के ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, थारे को मना किया था ना यहाँ आने को? कामिनी ने उसकी चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, तुम्हारे लिए इस लड़की को लाने में मैंने इतनी मेहनत की है, तो क्या तुम मुझसे इस तरह बिहेव करोगे? चलो अब मुझे जल्दी से गुड मॉर्निंग किस दो। वरुण ने गुस्से में कामिनी को धक्का दे दिया, जिससे कि कामिनी नीचे ठंडे फर्श पर जाकर गिर गई। ये देख आरोही असमंजस भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। आरोही की नजरों में अपने लिए घिन देखकर कामिनी खड़ी हुई और उसने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए आरोही की ओर देखा और कहा, तुम्हें ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है वरुण। मेरा बॉयफ्रेंड है और वो बस एक रात के लिए तुम्हें चाहता था। इसीलिए अपनी खुश नसीबी समझो कि उसने तुम्हें पसंद किया और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कामिनी को लग रहा था कि वरुण ने आरोही के साथ पहले ही एक रात बिता ली थी, इसीलिए वो सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। जब नौकर ने उसे अंदर नहीं जाने दिया था, वो जल्दी से किचन में गई थी और वरुण के लिए अपने हाथों से कॉफी बनाकर लेकर आई। वो वरुण को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहती थी। वहीं वरुण ने कामिनी को गुस्से से देखकर कहा, कामिनी, तू यहाँ से जा। माँ ने थारे से यो कब बोला कि मैं इसको एक रात के लिए यहाँ पर रखूंगा?
अभी म्हारे को यो छोरी इतनी पसंद आ गई है कि अब मैं इसी से ब्याह करूंगा। कामिनी ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इस लड़की से शादी करोगे? पर तुमने तो कहा था कि जब तक मृत्युंजय की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो जाती तब तक तुम किसी से शादी नहीं करोगे, और ये सब हो जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे और हमारे बच्चे को अपना नाम दोगे। देख, उस बच्चे को तो मैं अपना नाम दे दूंगा, लेकिन म्हारे को लगता है कि इस लड़की से म्हारे को सच्चा प्यार हो गया है और अब मैं इसी से शादी करूंगा, वरुण ने कहा। कामिनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये शादी नहीं कर सकते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद खुश नहीं रह सकती तो तुम्हें और इस लड़की को तो बिल्कुल खुश नहीं रहने दूंगी। मैं इसे जान से मार दूंगी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और